नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने फिर से देश के संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की है। फिर से वही आरोप, वही अंदाज और वही पुरानी स्क्रिप्ट, मैच फिक्सिंग। राहुल गांधी ने इस बार आरोप एक अखबार में लिखे अपने लेख में लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मैच फिक्सिंग के जरिए जीत हासिल की। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की तरह मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगा, फिर किसी भी राज्य में जहां बीजेपी हारती दिख रही हो। हालांकि राहुल गांधी के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावे को निराधार करार दिया और इसे कानून के शासन का अपमान बताया। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश सोनी को ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट करने के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, कैसे हुई है, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और इन तमाम खबरों पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बार बार राहुल गांधी इस तरह का क्यों आरोप लगाते हैं? फिर से वही चुनाव में हेरफेरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये तो तय हो चुका है कि राहुल गांधी जिस बिहार में बार बार जा रहे हैं, 6 बार दौरा कर चुके, इस बीच अभी चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई है, लेकिन जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि बिहार में अब फिर से मैच फिक्सिंग की तैयारी है, यानी चुनाव मैनेज हो जाएगा, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी ने पहले से मान के रखा है बिहार में कांग्रेस चुनाव हार रही है। कांग्रेस मतलब महागठबंधन चुनाव हार रही है। न तेजस्वी के लिए कोई संभावना है, न राहुल गांधी की पार्टी के लिए। तो ये तो तय हो चुका है, क्योंकि जहां हार की संभावना इनकी बढ़ती है वहां पर पहले कुछ तर्क ढूंढे जाते हैं। जहां हार की संभावना नहीं होती वहां ये तर्क नहीं ढूंढते। जैसे हरियाणा के चुनाव में इनको लग रहा था कि हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी भी है, कांग्रेस की तैयारी भी है, और जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उसमें कांग्रेस को लग रहा था अब तो हरियाणा हमारे पास आ जाएगी, इसलिए वहां पर ये तर्क नहीं दे रहे थे। हार गए तो फिर तर्क गढ़ने शुरू किए, और हारने के बाद ये क्या करते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं। लेकिन हार की संभावना जब प्रबल होती है तो उससे पहले क्या करते हैं कि पहले से ही चुनाव मैनेज हो गया है, ईवीएम से पहले की बात ये शुरू कर देते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने जो बात करनी शुरू की वो बिहार के चुनाव के लिए पहले ही ये घोषणा है कि वहां पर एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। जो स्थितियां इन लोगों ने क्रिएट की है। अब जो मैच फिक्सिंग की बात, ये बार बार महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में 2014 के बाद केवल महाराष्ट्र में चुनाव तो हुए नहीं, हर स्टेट में चुनाव हुए हैं और जनरल इलेक्शन भी हुए हैं। जनरल इलेक्शन में जब 2 बार पूर्ण बहुमत आई, 300 सीटें पार कर गई भारतीय जनता पार्टी, उस समय इन लोगों ने आरोप नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि आगे संभावनाएं हैं, 2024 के चुनाव में मोदी सरकार गिर जाएगी, मोदी हार जाएंगे। क्योंकि 2 बार तो ये मान कर चले थे कि 2 बार बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तीसरी बार रिपीट नहीं कर पाएगी। और उस समय जब इनके सपनों पर पानी फिर गया तो उसके बाद नए नए आधार बनाने लगे। महाराष्ट्र में अच्छी सीटें मिली थी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को भी, और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने उम्मीद थी उससे काफी कम सीटें मिली। महाराष्ट्र में ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी उम्मीद के अनुसार नहीं मिली। उत्तर प्रदेश से उम्मीद के बहुत नीचे रह गई। लेकिन फिर भी इन लोगों ने उस समय नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र में सरकार के लिए ज्यादा मेहनत करती है, जो मोदी की सरकार बनाने की कोशिश करती है, वो मोदी के इलेक्शन में अपने ही पार्टी को हरा चुकी है, और फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन में ये सारी फिक्सिंग कर रही है। ये कर्नाटक के चुनाव के लिए नहीं बोल रहे थे, ये नहीं चुनाव जब हिमाचल प्रदेश में हुआ था उस समय बोल रहे थे। पंजाब में कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी कोई कहीं से दूर से भी नहीं दिखी, उस समय ये बात नहीं बोल रहे थे। तो 2014 के बाद इतने चुनाव हुए और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 80 से ज्यादा चुनावों में हार का सामना किया, अलग अलग प्रदेशों में। फिर उसके अलावा
जो लोकल लेवल पर चुनाव होते हैं वो जनरल इलेक्शन को छोड़कर ये सारे चुनावों में राहुल गांधी हारते रहे। तो उस समय इनकी धारणाएं थी कि चलो अभी ऐसी बातें नहीं करते हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की संभावना है बनने की। लेकिन अब जब इनको लग गया कि आगे अंधेरा है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब अपने सम्मान को बचाने के लिए क्या करो, कुतर्क दो, क्योंकि तर्क से सम्मान नहीं बचेगा। तर्क अगर देंगे तो सारे हमारी पार्टी के नेता भी कहेंगे राहुल गांधी नकारा निकम्मा है, इसलिए चुनाव जीतने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। अपनी सीट बचा लेता है, यही बहुत बड़ी बात है। एक बार तो अपनी सीट भी खो चुका है। तो ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी के लिए ये उलूल जुलूल बातें चल रही है। एक नहीं बल्कि कई ऐसे सारे संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ चुनाव आयोग उनके टारगेट में इसलिए है कि चुनाव आयोग को अगर टारगेट में रखेंगे तो चुनावी सम्मान इनका बचा रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसके ऊपर राहुल गांधी कुटाराघात नहीं करते। यहां तक कि संसद में जाते हैं और स्पीकर के ऊपर आरोप लगाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी माइक को बंद कर दिया जाता है, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। यहां तक कि प्रेसिडेंट के ऊपर लगाते हैं आरोप, जहां इनकी सरकारें हैं जिन प्रदेशों में वहां गवर्नर को टारगेट करते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाते हैं जब इनके अनुकूल फैसले नहीं आते हैं। तो इस सारी संवैधानिक संस्थानों की धज्जियां उड़ाने में ये जुट गए हैं। इसलिए चुनाव आयोग भी अब इनकी बातों को सीरियस ले या न ले, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर चुका है। और जैसे ये अभी के दौरान जो चल रहा है इनके दिमाग में और जो बातें ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के सरेंडर के ऊपर, और इन मामलों में जो कार्रवाई चल रही है उससे राहुल गांधी की समस्या बढ़ रही है। क्योंकि यह कार्रवाई जो आपने बताया कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राजेश सोनी को गिरफ्तार किया गया। ये छोटे मोटे नेता तो है नहीं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, राहुल गांधी के सेक्रेटरी कह सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो बातें बोल रहे हैं उसी को तो उन्होंने फेसबुक पर लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या लिखा, 2 पोस्ट किए और 2 पोस्ट में एक पोस्ट उनका जो था वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ था, आर्मी से जोड़कर, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को सेना की वर्दी में रखा गया था और दिखाया गया था कि नहीं नहीं देखो ये आर्मी वाले नहीं, ये क्रेडिट जो प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, ये खुद एयरफोर्स की वर्दी में जाकर ये युद्ध लड़ रहे थे। तंज कसा गया, मतलब प्रधानमंत्री को आर्मी से जोड़कर आपने तंज कसा, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और साइबर क्राइम ने इसको संज्ञान लिया। दूसरा पोस्ट में इन लोगों ने वही बात लिखी थी जो राहुल गांधी हर जगह बोल बोल कर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया, यानी कि भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया। अब इन दोनों मामलों में जो देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी का सवाल उठता है, उसी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में सजा तो है, सजा 7 साल से आजीवन कारावास तक है और इसमें अभी जमानत मिलने वाली नहीं है। ये दौड़ रहे हैं शक्तिसिंह गोहिल जो कि गुजरात कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के इर्द गिर्द के सारे लोग कह रहे हैं इतने बड़े कांग्रेस के नेता को इस आधार पर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर डर है इस बात का कि अगर जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो राहुल गांधी को भी किया जा सकता है। हाँ। और इनके खिलाफ भी केसेस दर्ज है, बिहार में भी केस दर्ज हुए हैं और अभी और केस दर्ज होना बाकी है। ये जो नरेंद्र सरेंडर बोला है इन्होंने, उसके आधार पर अभी कई और मुकदमे दर्ज होंगे। मुकदमे दर्ज होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 दिन के अंदर हो जाए। मोदी सरनेम पर इन्होंने जो बोला था उसके आधार पर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज तुरंत नहीं हो गए थे, 2 साल बाद हुए थे। उसी तरीके से इन्होंने अमित शाह को हत्यारा बोला था, हत्या के आरोपी भी नहीं, हत्यारा, कि अमित शाह वह नेता हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2018 में बोला। उसके बाद 1.5 साल के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, अभी भी मानहानि का केस चल रहा है। तो इस मामले में भी जो एक गिरफ्तारी हुई है, अब कांग्रेस के लोगों को लग रहा है, राहुल गांधी को लग रहा है सेक्रेटरी गिरफ्तार हुआ, मेरा भी नंबर आया। मतलब ये गिरफ्तारी संदेश ये दे रहा है कि अगला नंबर राहुल गांधी का भी लग सकता है, क्योंकि वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं या ये कि इससे ज्यादा भरा बुला कह रहे हैं पीएम मोदी को। बिल्कुल, और इसलिए कांग्रेस के अंदर डर है क्योंकि 2 धाराएं जो लगाई गई है वो खतरनाक है। एक धारा 153
और एक धारा 353(1), ये दोनों जो धाराएं हैं वो नॉन बेलेबल है और इसमें देश की अस्मिता के खिलाफ, यूनिटी के खिलाफ, संप्रभुता के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ जो कोई बयान देता है, बोलता है, उसके खिलाफ ये मामला दर्ज होता है। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली सेडिशन जो कहते हैं, सेडिशन का आरोप लगता है, देशद्रोह का आरोप लगता है, वो देशद्रोह का ही एक तरह से आरोप है। इसलिए 7 साल से ऊपर की सजा इसमें निर्धारित की गई है। और उसके अलावा समाज में एक जो अराजक माहौल पैदा करने की कोशिश, यानी कि आपने सेना का अपमान तो किया, क्योंकि सरेंडर की बात जो कर रहे हैं वो सेना सरेंडर करती है। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करने वाले हैं, प्रधानमंत्री आदेश देने वाले हैं। आपने पूरे देश के मान सम्मान को एक तरह से बर्बाद किया, मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसके खिलाफ बात की है। तो अभी जो मुकदमे दर्ज हुए और पहली बार कांग्रेस के इतने बड़े नेता की इस मामले में यानी ऑपरेशन सिंदूर के मामले में गिरफ्तारी हुई है, उससे कांग्रेस के अंदर लग रहा है कि एक तो अब अमित शाह बदला लेने की तैयारी में लग गए। गुजरात में ही केस हुआ, गुजरात में ही गिरफ्तारी हुई और आगे राहुल गांधी के लिए समस्या है। गुजरात में उपचुनाव होने वाले हैं एक विधानसभा सीट पर और वहां उपचुनाव में राहुल गांधी की उपस्थिति होगी, क्योंकि ये जाने की तैयारी कर रहे हैं कि वो प्रतिष्ठा का विषय बना है। अभी गुजरात गए थे पिछले दिनों, वहां संगठन को मजबूत भी करने की कोशिश की, वहां कांग्रेस का अधिवेशन भी करवाया। तो अभी उस समय भी ये जाएंगे और जैसे ही फिर से ये सवाल उठाएंगे, जैसे बिहार में इन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, वो बात करेंगे, वहां एफआईआर दर्ज होगा, इनकी गिरफ्तारी भी लगभग तय मानी जा रही है। और जितने मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ हैं, जिसमें जहां सरकार की भूमिका है, सरकार की भूमिका 2-3 मामलों में है, एक नागरिकता वाले में और दूसरे मामले हैं जो भ्रष्टाचार के इनके खिलाफ चल रहे हैं नेशनल हेराल्ड के। और नेशनल हेराल्ड के मामले में तो कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि कब वहां से समन आए कि अब इनको कम से कम कस्टडी में लेकर पूछताछ करो, तो ऐसे भी जेल जाने की तैयारी होगी। तो ये पूरा मामला जो अभी कांग्रेस के अंदर चल रहा है जनरल सेक्रेटरी के अरेस्ट का, उससे राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई है कि कब इनको असम से लेकर बिहार तक, गुजरात से लेकर इधर कर्नाटक तक कहां से मुकदमे दर्ज होंगे और गिरफ्तारी वारंट आएगा, पुलिस इनके घर पे पहुंचेगी। ये अभी इन लोगों को डर सता रहा है इस बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ये गिरफ्तारी साफ साफ संदेश दे रहा है कि अगला नंबर राहुल गांधी का लग सकता है। तो वहीं राहुल गांधी ने बीते साल ही नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैच फिक्सिंग के जरिए जीत हासिल की है, लेकिन सच ये है कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से आउट कर दिया है। तो राहुल गांधी का दर्द झलक रहा है। बिना सबूत बार बार निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।